नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज, और जहां पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों तरह तरह की वैकेंसीज के बारे में, और उसकी पूरी छानबीन यहां पर हम करते हैं कि कौन कौन इसे भर सकता है, कैसी कैसी क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा, कितनी फीस किसको जमा करनी पड़ेगी, है ना। और बहुत तरह की बातें हम करते हैं कि कौन इसे भर सकता है। समझ। अब ध्यान सुनिएगा, तो सर कौन सी वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो भैया एनर्जी इज फ्यूचर, मेक इट ब्राइट। तो भैया मैं तो कहूँगा सिर्फ एनर्जी ही फ्यूचर नहीं है ना। ये आपका जो है कैरियर है, तो कैरियर इज फ्यूचर, मेक इट ब्राइट। चलिए स्टार्ट करें। भैया एडवर्टीजमेंट का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ये पीडीएफ खुली हुई है दोस्तों, है ना, ये एक पीडीएफ है। वैकेंसी के नंबर देखिए यहाँ पर 388, ये टॉप पे देखिए यहाँ पर 388 वैकेंसी है। और मैं बता दूं आपको, जूनियर इंजीनियर से लेकर के ड्रॉट्समैन तक, है ना। मतलब इसमें वैकेंसी आप देखोगे बीएससी वालों के लिए भी है, बीसीए वालों के लिए भी है ना। इंजीनियरिंग वालों के लिए है कि नहीं वो देखेंगे, लेकिन लेटर एंट्री वालों के लिए है, डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है वहाँ पर, है ना। हिंदी ट्रांसलेटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं धीरे धीरे। 388 में कुछ वैकेंसीज ऐसी थी जो पिछले साल इनके भरी नहीं गई, तो उसको उन्होंने इसमें मिला दिया है, समअप कर दिया है। तो भैया ये रहा इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। और अब आ जाते हैं सीधे, है ना। मैं आपको सब बताऊंगा सिलेक्शन कैसे होगा आपका, कितना क्या पेपर देना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ हम देखेंगे। भैया सबसे पहले बात करते हैं सारे जूनियर इंजीनियर की। तो भैया जूनियर इंजीनियर में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईएनसी, आईटी, है ना, इतनी, ये इतने इंजीनियरिंग की ब्रांच खुली हुई है। अब आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान सुनना। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ये कहा गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आपको जूनियर इंजीनियर सिविल का बनना है तो। आप यहाँ पे तनख्वाह देख सकते हैं, 29,000 से शुरू होगा और 1,19,000 तक जाएगा भाई। तो पावर प्लांट में इतनी हाईफाई ही होती है। तो 3 साल का आपके पास, इन्होंने साफ साफ बोला, देखिए 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, 60% के साथ, है ना। अगर आप जनरल के हैं, आप ओबीसी के हैं और आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आप लोग के लिए 60% आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब एक बात कईयों के मन में ये आएगा, सर फिर बीई और बीटेक जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, 4 साल का कोर्स करते हैं, उनका क्या होगा? भैया उनके लिए साफ साफ यहाँ पे कहा गया है, कैसे भर सकते हैं कैसे नहीं, उसको जरा समझिएगा। इनने बोला है कि अगर आपके पास बी बीटेक है, अच्छी बात है, लेकिन बी बीटेक होने के साथ आपके पास ये जो इजेंशियल लिखा है ना कि 3 साल का डिप्लोमा आपके सिविल का भर रहे हो तो सिविल का होना चाहिए, मैकेनिकल का भर रहे हो तो मैकेनिकल का होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिकल का भर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, ईएनसी का भर रहे हो या आईटी का भर रहे हो, है ना, ईएनसी का भर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, तो आपके पास उसका जो है 3 साल का डिप्लोमा, मतलब इजेंशियल का मतलब समझते हैं कि ये तो होना ही चाहिए। तो इनने इजेंशियल लगाया है डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा 3 साल का मांगा ही मांगा है, भले ही आपने फिर बी बीटेक किया हो या ना किया हो। समझ गए? यानी कि ये सीधा सा मामला है कि अगर किसी ने सिर्फ बीई बीटेक की है, उसके पास डिप्लोमा नहीं है, मान लो कि भाई जैसे कि अगर मैंने मैकेनिकल से बीई बीटेक की हुई है, लेकिन मेरे पास मैकेनिकल का 3 साल का डिप्लोमा नहीं है, तो ये मुझे भरने नहीं देंगे। आई एम नॉट अलाउड, नॉट एलिजिबल। डिप्लोमा नहीं तो आप नहीं भर सकते। डिप्लोमा इसकी पहली एजेंशियल कैटेगरी है ना, मतलब पहली एजेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है भैया, डिप्लोमा होना ही होना चाहिए। बी बीटेक, डिप्लोमा के बाद अगर आपने बी बीटेक भी किया है तो आप भर सकते हो, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा ही नहीं किया है, सिर्फ बी बीटेक किया है, आप नहीं भर सकते। ये मैं साफ बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ ना ऐसे डाउट लाइएगा, ऐसे कमेंट्स आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे बता रहा हूँ। अब आप मुझसे ये पूछे कि सर मैंने बी किया है, इसमें उसमें किया, नहीं नहीं है, साफ मना है। डिप्लोमा है, बी बीटेक के साथ डिप्लोमा है, आप भर सकते हो, नहीं है नहीं भर सकते हो। टोटल वैकेंसीज की बात करते भैया, देखिए टोटल वैकेंसी है 149। इसका जो एज क्राइटेरिया है, हालांकि एज क्राइटेरिया सभी का मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अब एज के बारे में सबको पता होना चाहिए, नहीं पता मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है जानकारी दे देता हूँ, है ना। एज के बारे में वो क्या है भाई, देखिए SC और ST को 5 साल की छूट मिलती है, तो मतलब इनके लिए मैक्सिमम एज हो गई 35 साल, ठीक है। क्योंकि जनरल, देखो जनरल के लिए कितनी दी हुई है, 30 साल दी हुई है। यही ओबीसी के लिए है, नहीं ओबीसी के लिए नहीं है, सॉरी, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी यही रहेगा, 30 साल। इनको छूट है तो 5 साल बढ़ा लो। अब ओबीसी को जो है भैया वो छूट रहती है आपके 3 साल, तो वो बढ़ जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? ऐसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, उनके लिए भी कुछ पोस्ट हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। अब ये जनरल वाले भी हो सकते हैं, ये ओबीसी वाले भी हो सकते हैं, और ये SC और ST वाले भी हो सकते हैं। अगर ये जनरल वाले हैं तो इनको 10 साल की, ओबीसी वाले हैं तो 13 साल की छूट मिलती है, और अगर SC ST वाले हैं तो 15 साल की छूट मिलती है। समझ गए? तो एज में ये फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। सर टोटल 388 है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल वाले कितनी है? 149 है। पिछली कुछ वैकेंसी 6 थी, है ना, खाली पड़ी थी, उनको भी वापस ले लिया यहाँ पर।
और अब आप देख सकते हो इस तरह से कैटेगरी में है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 14 है, जनरल के लिए 60 है, ओबीसी के लिए 38 है, एसटी के लिए 10 पोस्ट है और एससी के लिए 21 पोस्ट है। सेम दोस्तों, सेम कहानी बिल्कुल, क्वालिफिकेशन में सेम। अब अगर आपको इलेक्ट्रिकल का भरना है तो आप समझ गए होंगे, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 3 साल का होना चाहिए। बी बीटेक अगर बिना डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल से हो आप, मतलब बी बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल में किया है लेकिन डिप्लोमा नहीं है, तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, इसकी टोटल पोस्ट है 74, एज वगैरह सब वैसे ही सेम है। ऐसी मैकेनिकल का भी है दोस्तों, और ऐसी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का है, समझ गए ना। और परसेंटेज मैंने आपको बताया, जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी को 60% चाहिए, लेकिन इनके लिए 50% है एस सी वालों के लिए। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। और आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो, मैकेनिकल की टोटल पोस्ट है 63, है ना। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की टोटल पोस्ट है 10। बाकी आप कैटेगरी वाइज आपको देखना, तो ये पीडीएफ मैं शेयर कर ही दूंगा, आप वो देख लेना, लिंक चले आना, है ना। अच्छा, मैं भी बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद कि इसका डेट कैसा क्या है। तो देखिए 9 जून से, अभी 9 जून लगा नहीं है, मैं पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 9 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 30 जून तक ये एंड हो जाएगा। तो उससे पहले पहले आपको इसे भर देना है। ठीक है, अभी तो नहीं, अभी आज तो आपको मालूम है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आप समझ गए मेरी बात, है ना। अब आते हैं कि जूनियर इंजीनियर वाले मामले में खत्म हो गया, अब आते हैं सुपरवाइजर। आप सुपरवाइजर के लिए देखना, यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं, है ना, और लगा के कि या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो फिर ये होना चाहिए। अब एसेंशियल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि 1 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। तो पहले तो अपन क्वालिफिकेशन की बात कर लें कि क्या मांग रहा है। अगर किसी को सुपरवाइजर आईटी का बनना, तो देखो भाई सैलरी तो वही है जो इंजीनियरों की थी, सेम। आपसे यहाँ बोला गया है कि आप भाई कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स को 100 बात की एक बात, अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, 60% के साथ आप इसे भर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कितने साल का होगा? 3 साल का होगा। अगर आपके पास रेगुलर ग्रेजुएट हो आप, किससे? DOEACCA लेवल कोर्स, ये कंप्यूटर का कोर्स होता है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इसे भर सकते हो। अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हो रेगुलर वाले, देखो यहाँ पे साफ साफ रेगुलर मेंशन किया गया है ना, रेगुलर रेगुलर, देखो रेगुलर, तो जो लोग रेगुलर नहीं है, घर बैठे तैयार के, उनके लिए नहीं है। अगर आपने बीसीए किया या बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस लेकर के या आईटी लेकर के, आप इसे भर सकते हैं, 60% आपके पास है तो। हाँ, वहीं एससी एसटी ओबीसी वाले, तो उनके एससी एसटी वालों के लिए परसेंटेज बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 50% क्वालिफिकेशन मांगे। इसमें एक्सपीरियंस का 1 साल का मांगा गया, वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी आपके क्वालिफिकेशन के बाद 1 साल। ये नहीं कि आप जब पढ़ रहे थे तभी आप 1 साल जुड़ दो, नहीं, आप डिग्री डिप्लोमा खत्म होना चाहिए, उसके बाद आपने 1 साल कहीं काम किया, उसको ये मांग रहा है। अब इसमें किस में मांगा है? सॉफ्टवेयर में अगर आपने काम किया है 1 साल तक, या वेब में, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, या आपने पाइथन, पीएचपी, जेंगो, है ना, एंगुलर, रिएक्ट, वर्ड प्रेस, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, डॉट नेट एक्सेट्रा, ऐसा नेटवर्क मैनेजमेंट में काम किया हो, सर्वर मैनेजमेंट जैसे कि विंडो, लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम, फायरवॉल मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, या डेटाबेस मैनेजमेंट में आपने काम किया हो, कोई भी ओरेकल, माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है कि सर अगर बीसीए बीएससी लिखा है, तो क्या एमसीए एमएससी वाले जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया वो भर सकते हैं भैया? तो मैं फिर से बता दूं, अगर आपका एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस से है, लेकिन इसमें प्लस करिए आपके पास बीसीए या बीसीए नहीं, इन 3 में से कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी होना ही होना चाहिए, ये मस्ट है भैया, इनको हटा नहीं सकते। ये होना ही होना चाहिए, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, इससे भाग नहीं सकते। इसके बाद आपने एमसीए किया हो, पीएचडी क्यों ना कर लियो, अगर आपके पास ये नहीं है ना, ये नहीं है ना आपके पास, तो आपकी पीएचडी भी माननी है। लेकिन अगर आपके पास ये है ना, तब आपने कितनी पढ़ाई कर ली हो, पीएचडी कुछ भी, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। 100 बात की बात समझ में आ गई हो गया। वो सुपरवाइजर की 9 पोस्ट खाली है, एज क्राइटेरिया वही है सेम, जनरल के लिए 30 साल, बाकी सबके लिए जो छूट मिलती है वो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब सुपरवाइजर सर्वे के पास चलते भैया, ये 3 साल का इन्होंने बोला है कि आपके पास फुल रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सर्वे या सर्वे इंजीनियरिंग का, 60% हो गया। एसेंशियल एक्सपीरियंस इनमें मांगा गया है कि भैया आपने कहीं ना कहीं तो काम किया हो। ठीक है, अब इसमें देखो वही बी बीटेक के लिए वही बोल दिया गया कि अगर आपके पास ये है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद बी बीटेक है तो आप भर सकते हो, और नहीं है डिप्लोमा लेकिन बी बीटेक है, आप नहीं भर सकते। अकेले बी बीटेक से काम नहीं चलने वाला। टोटल 19 पोस्ट हैं सर्वेयर की, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है, ये मैं बता दूं आपको, है ना कहीं बंदे ने काम किया हो भैया, कि जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेना, क्रॉस सेक्शन लेना आता हो, कंटूरिंग, टोपोग्राफिक सर्वे आता हो, हाइड्रोग्राफिक सर्वे आता हो, लैंड मैप आता हो, वैल्यूएशन स्टेटमेंट, लैंड एक्विजिशन वर्क्स पता हो से, है ना, ड्राइंग ऑफ डिटेल्ड सर्वे मैप, हैंडलिंग एंड ऑपरेटिंग थियोडोलाइट, ईडीएम, टोटल स्टेशन, कंप्यूटराइज सर्वे इंस्ट्रूमेंट, कोडिफाइंग द डेटा, सर्वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, लिस्ट कार्ड जिसे कहते हैं, एक्सेट्रा, इन सब में आपने काम किया है तो आप भैया भर सकते हैं। अकाउंट की बात करें, सीनियर अकाउंटेंट जो है, ये आपके एंटर सीए पास, है ना, एंटर या सीए पास होना चाहिए, एंटर सीए में पास होना चाहिए। टोटल 28 पोस्ट है, तो बहुत आसान सी बात है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा, ये भी काम हो गया।
लेकिन आइए जरा हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें। भैया हिंदी ट्रांसलेशन में साफ साफ मास्टर डिग्री मानी है। आप देखना पहले ही वो पोस्ट है जहाँ पे मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में क्या होगा भैया, दो तरीके होंगे, या तो आपने उसे हिंदी में किया होगा, इंग्लिश आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, या तो आपने उसे इंग्लिश में किया होगा और हिंदी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा होगा, दोनों ही भर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसा कि एक साल एक्सपीरियंस, ऐसा बोला है कि एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कहीं हिंदी पढ़ाई भी है ना, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट में, तो भी आप इसे भर सकते हैं एक साल तक। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है ट्रांसलेशन का, इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश, तो भी आप इसे भर सकते हैं। अगर आपने जो है इस फील्ड में काम किया हुआ है, किसमें, ट्रांसलेशन के वर्क में कहीं पर भी काम किया है, तो भी आप इसे भर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करें, 25,000 से 85,000 तक की जाएगी भैया। मेट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए, आईटी ड्राफ्ट्समैन सिविल में किया होना चाहिए, एनसीवीटी या ये सब सर्टिफिकेट होने चाहिए। 14 पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर की 14 पोस्ट है। ठीक है। ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो है उनके लिए भी 10वीं पास है, आईआईटी उन्होंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड से की हो, आईटीआई होनी चाहिए इसमें मांगा गया, और 8 पोस्ट टोटल है। तो आप समझ गए होंगे मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होगा आपका, तो ये देखिए ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जो आपको पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो उसको सुनना है। देखिए सिर्फ ऑनलाइन पेपर होना है, कोई इंटरव्यू नहीं होना, सबसे अच्छी बात यही है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। हिंदी जो ट्रांसलेटर है उनके लिए अलग पेपर होगा, है ना, बाकी सबके लिए अलग है। तो देखिए आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। इसमें ऑनलाइन टेस्ट में जो कि 3 घंटे तक चलेगा और 200 नंबर का होगा, है ना, 3 घंटे तक चलेगा और 200 मार्क्स का होगा। इसमें क्या इन्होंने बोला है कि अगर आप जनरल ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो और आप 40% नंबर ले आते हो तो आप पास हो। लेकिन अगर आप SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो 35% मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाइड हो। मतलब आपको बुला तो लिया गया, अब आपका बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब देखेंगे, सब अच्छा हुआ तो हो गए काम। तो देख लो, बस एक स्टेज है भैया, बात खत्म हो जाएगी। और देखिए फॉर्म हम कैसे भरना, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये वेबसाइट दिख रही है आपको, इसमें आपको चले जाना है ना, पूरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको ये स्कैन कॉपी पहले से रख लेनी है अपनी 10वीं की, अपनी मार्कशीट्स की, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो ये सब आपको पहले से रखना है, अपलोड करना है आपको अपने फोटोग्राफ उसमें, है ना, और आपको प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। ये बात ध्यान रखिए, इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ भैया, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 295 रुपये फीस है। किसके लिए, जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और ओबीसी में एनसीएल के लिए। देखिए ओबीसी दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण नहीं होता है, आरक्षण होता है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। समझ गया आप मेरी बात। तो इनने कहा है जो ओबीसी, तो देख रहे हो ये नॉन क्रीमी लेयर से भी 295 मांग रहे हैं। इसके बाद SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए कोई फीस नहीं है, तो बच गए आप, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा अब एक चीज आती है, लेटरल एंट्री वाले क्या करेंगे। सर इसमें लेटरल एंट्री की बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, देखिए डिप्लोमा मस्ट है। इन्होंने बोला आपके पास डिप्लोमा है, आपने किया हुआ है ना, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन थ्रू 2 years लेटरल एंट्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। अब जो लोग, आपको मालूम है, जो लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, जब वो डिग्री या BE BTech करना चाहते हैं, तो उनके लिए लेटरल एंट्री होती है, यानी वो सेकंड ईयर में सीधा एंट्री लेते हैं। तो क्या ऐसे लोग भर सकते हैं कि नहीं, भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा पूरा कंप्लीट किया है, तो इनके लिए भी है भैया, ये ध्यान रखेंगे। हाँ लास्ट ईयर वाले जो फाइनल ईयर अभी बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं भर सकते इस एग्जाम को। अगर क्योंकि देखिए इन्होंने बोला रिजल्ट जो है आपका, वो एप्लीकेशन के लास्ट डेट से पहले 30 जून से पहले आ जाना चाहिए। तो ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए पहले उन्होंने नियम बना दिया कि जो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में, वो इसे ना भरे। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दी गई है। ठीक है। अब चलते हैं आपके एग्जाम की तरफ कि एग्जाम कैसा। अच्छा ये मैं बता दूं आपको, आपके प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ भी NHPC के हेडक्वार्टर होंगे ये होगा। अब आते हैं भैया हमारे की, अच्छा सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, मेरा नेम ऑफ द सिटी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू कश्मीर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, रांची, इतने में ही आपको सेंटर मिलने वाला है। आपका मीडियम जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, पेपर का जो मीडियम होगा। आपका जो समय है वो 3 घंटे 180 मिनट का है। टोटल मार्क 200 का है। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, दो चीज़ें अलग अलग बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए अगर आप इंजीनियरिंग के लिए भरने जा रहे हैं, या सुपरवाइजर के लिए भरने जा रहे हैं, है ना, या अकाउंटेंट के लिए भरने जा रहे हैं, या ड्राफ्ट्समैन के लिए भरने जा रहे हैं, तो आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 मार्क्स का है। 3 पार्ट में आपका पेपर होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहले और सारे पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव है ना, सारे के सारे पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ध्यान सुनना, इसका एक हिस्सा नीचे, जो हिंदी ट्रांसलेटर है उनके लिए 110 क्वेश्चन ही बनाए गए हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन मतलब सिर्फ हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़ दो, है ना, हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़ दो, बाकी सारे के लिए 200 क्वेश्चन है। 3 पार्ट इनके लिए भी है, हिंदी वालों के लिए भी, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अलग से एग्जाम होगा और इसके लिए अलग से एग्जाम होगा। तो जो इंजीनियरिंग सुपरवाइजर, अकाउंटेंट और ड्राफ्ट्समैन और इन सब के लिए, इनका पार्ट 1 में MCQ 140 MCQ 140 सवाल होंगे, और वो आपके होंगे डिसिप्लिन से। जैसे मान लो आप सिविल से हो तो सिविल के 140 क्वेश्चन होंगे,
मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से होंगे, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से इलेक्ट्रिकल से होंगे, आईटी से अगर आप हो तो आईटी से होंगे, सर्विस इंजीनियरिंग की सर्विस से होंगे, अकाउंटेंट किया है तो अकाउंट से होंगे, ड्राफ्ट्समैन सिविल ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो आपकी फील्ड से 140 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये आपके करंट अफेयर से हैं। पार्ट 3 में 30 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं और ये रीजनिंग से। हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर कुछ ऐसा है कि इसके पार्ट 1 में 40 एमसीक्यू रहेंगे एंड 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, लिख करके बताना पड़ेगा भैया, लिखावट हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पार्ट 2 में इनके पास तो समझ गए ना 40 एमसीक्यू हैं और 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप है, मतलब लिखने के लिए दे देंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे। पार्ट 2 में देखेंगे आप 30 एमसीक्यू हैं वही करंट अफेयर के, और पार्ट 3 में 30 एमसीक्यू है रीजनिंग के, तो करंट अफेयर और रीजनिंग आ रही है। अब इनने बताया भैया मार्किंग स्कीम कैसे, बहुत ध्यान सुना, अगर गलत आंसर किया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, और सही आंसर हुआ क्वेश्चन का तो 1 मार्क्स आपके मिल जाएंगे, ठीक। और बाकी तो ये रिजर्वेशन वगैरह की बातें हैं जो मैंने आपको पहले ही बता के रखी हुई। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इतनी जानकारी काफ़ी है। अच्छा, डेट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 9 जून से ये स्टार्ट होगा, 30 जून को ये खत्म हो जाएगा। अभी ये नहीं खुला है, खुलेगा तब जाना बढ़िया आराम से। और कोई भी दिक्कत हो, ये देखो ये साइट नोट कर लो, इस पर जाकर के आराम से आप हर चीज़ पूछ सकते हो। और आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ध्यान से सुनना, कोई मैनुअल या पेपर जाकर के उनको सबमिट मत कर देना धोखे से भी, तो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे केस, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अपनी जानकारी मिल गई होगी, है ना। तो हर डिग्री वाला बेचारा परेशान है, उसको ये वीडियो पहुँचाओ ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कम करे, कुछ फॉर्म भरे, निकले आगे, है ना। फ्रस्ट्रेशन से अच्छा यही है कि आप कम से कम फाइट बैक करते रहे जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए। फिर जब लग गई तो बस भैया फिर तो कुछ करना ही नहीं, फिर एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन आएगा, परिवार पालना और खुद को पालना, है ना। शेर के मुंह में खून लग जाए उसके बाद पीछे नहीं हट सकता वो, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। एक बार आपके मुंह में पैसा लग गया, बिना पैसे के आप रह नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए करियर को बहुत सोच समझ के चुनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार उसमें बढ़ गए ना तो आप सोचेंगे अब मैं इसे बदल लूँ, बदलने में बहुत एनर्जी खर्च कर देंगे। जीवन बहुत छोटा है, एनर्जी को बहुत सीमित तरीके से खर्च करिए, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा है कि हमें भगवान रोज़ 24 घंटे देता है ना, रोज़ 24 घंटे मिलते हैं हमें। अगर मैं 24 रुपये किसी को दे दूँ ना तो बड़े प्यार प्यार से खर्च करेगा, सोच सोच के खर्च करेगा, लेकिन 24 घंटे किसी को दे दूँ ना, बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। तो ऐसा मत होने दीजिए। 24 घंटे क्या आपके 24 रुपये जैसे हैं? नहीं है ना, है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल है। बस फ़र्क इतना है कि ये भगवान की दी हुई करेंसी है टाइम, और लिमिटेड है, और मानव की बनाई हुई करेंसी यानी कि पैसा वो अनलिमिटेड है। इसे तो आप बहुत कमा लेंगे, लेकिन समय आप बहुत नहीं कमा पाएंगे, ये आपके पास कम होता जाएगा। तो कम होते इस समय में आपको क्या करना है ये बहुत अच्छे से सोचना है। कि आप ज़्यादा पैसे के पीछे भागना पसंद करेंगे? ज़्यादा पैसा कमा भी लिया और आखिरी में बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े, तो करेंगे क्या उसका? अब आप ये कह सकते हैं कि सर इतने पैसे से कम हॉस्पिटल का इलाज तो चल रहा, तो आप अपने आप बिल्कुल सही हैं, और मैं आपको और गाइडेंस नहीं दूंगा इस मामले में, है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। इसी के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। नौकरी करिए, सब करिए, है ना, और टेंशन मत लीजिए। चलिए।